नमस्कार साथियों, मिशन कमीशन क्लासेस में मैं वरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। लेकिन जिस तरह से कमेंट बॉक्स में जो सूचना प्राप्त हुई उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि आपके अंदर एग्ज़ाम को लेकर के बेचैनी, बेबसी और व्यग्रता है, और होना भी स्वाभाविक है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा हुआ है। 12 और 13 नवंबर को एग्ज़ाम है और बीपीएससी के द्वारा अभी तक कुछ ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन नहीं आई। तो आज आपकी इस व्यग्रता का, बेचैनी का हम जो इलाज लेकर के आपके बीच आया हूँ, और आज हमने बीपीएससी के चेयरमैन परीक्षा नियंत्रक महोदय से बातचीत हुई जिसमें एग्ज़ाम डेट को लेकर के क्लियरफाई किया गया। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय अनुसार ही होगा, और प्रमाण के रूप में हमने कॉल रिकॉर्डिंग लाया हूँ, तो उसको आप लोग थोड़ा देर के लिए सुनिए। उसके बाद पुनः क्लास को शुरू किया जाएगा। तो कॉल रिकॉर्डिंग को आप सुनिएगा। हेलो। हाँ बोलो। बोल रहे हैं सर कि जो वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जाम 12 नवंबर को होने वाला था, होने वाला था क्या? होने वाला है। होने वाला है सर। हाँ सॉरी और सर। हो रहा है, ठीक है। एग्जाम होगा सर। हाँ, तो हेलो साथियों, आप सुने क्या स्थिति थी। अगर आवाज़ क्लियर नहीं है तो आपको बता देना चाहता हूँ, इस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा कि एग्ज़ाम आपके निर्धारित समय अनुसार होने जा रहा है। आप लोग जो तैयारी में रहें, और इसमें कुछ है नहीं। एग्ज़ाम डेट को लेकर के जो जिस तरह से यूट्यूब पर एक कंट्राडिक्शन चल रहा है, तो इस वीडियो से आपको शायद क्लियरफाई हो जाए कि एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय अनुसार ही होगा। तो ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। आज लीगल एस्पेक्ट ऑफ SWM सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के आया हूँ। इसके कुछ सवाल हैं, और एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें स्पष्ट रूप से इसको मेंशन किया गया है। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को आप देखिए, क्योंकि इससे सवाल परीक्षा में 2 या 3 नंबर का आना स्वाभाविक है, ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में ये सवाल। तो आइए, पहला सवाल क्या है? लीगल एस्पेक्ट ऑफ SWM में पहला सवाल आपका है, अंडर विच रूल ऑफ गवर्नमेंट गाइडलाइन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलो टुडे। यानी वर्तमान समय में किस मैनेजमेंट के द्वारा, किस रूल एंड रेगुलेशन से हम लोग सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करते हैं। तो इसका आंसर आप स्पष्ट रूप से आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और पूर्व में भी आपने तैयारी की होगी। तो ये बहुत कॉमन सा सवाल है। इसका आंसर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 होगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत वर्तमान समय में जो हमारे सॉलिड वेस्ट घर से निकलते हैं, चाहे ऑफिस से निकले, पॉइंट ऑफ सोर्स बहुत सारे वेस्ट निकलने का है, जहाँ से भी वेस्ट निकले उसकी मैनेजमेंट के लिए हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का फॉलो कर रहे हैं। और इससे पहले ये 2002 में आया हुआ था। 2000 ईस्वी में इसको लाया गया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, लेकिन इसमें संशोधन किया गया 16 साल बाद, और 2016 में संशोधन के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आया है। इसमें बहुत सारे प्रोविज़न हैं, और प्रोविज़न को आप CPCB के वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कीजिए और उसको देखिए, क्योंकि सोर्स का स्टडी मटेरियल का एक सोर्स हमारे पास CPCB है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, वहाँ से भी आप सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसका आंसर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल होगा। मोटे तौर पर बता दें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत जो ऑक्युपायर हैं, वेस्ट जनरेटर हैं, और इसको हैंडलिंग करने वाले जो हमारे पास अथॉरिटी है, एजेंसी है, उसकी क्या कार्य हैं उसको डिटरमाइन किया गया है, निर्धारित किया गया है। सबसे बड़ी बात है, रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, जो भी हमारे स्टेक होल्डर शामिल है, चाहे वेस्ट जनरेटर से लेकर के रेग पिकर्स तक, या डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर बैठे हुए हमारे जो सूक्ष्म पदाधिकारी हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसी को डिटरमाइन किया गया है, नोटिफाइड किया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में। इसमें लैंडफिल साइट को लेकर के भी मैनेजमेंट है कि किस जगह पर लैंडफिल साइट होनी चाहिए। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछे तो रिवर से, यानी नदी से 100 मीटर दूर पर ही लैंडफिल साइट को बनाना है। पॉन्ड से 200 मीटर दूर पर ही लैंडफिल साइट को बनाना है। एयरपोर्ट से
एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर पर ही लैंडफिल साइट को बनाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड सवाल ऐसे बताने के लिए तो फर्स्ट सवाल में ही बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका इसका ही होगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को CP से आप डाउनलोड कीजिए और जितने भी उसके मेन पॉइंट हैं उसको नोट डाउन कर करके आप अपनी तैयारी को बिल्डअप करें। सेकंड सवाल है, जनरेटर हैव बीन इंट्रोड्यूस टू सेग्रेट वेस्ट इन विच वेस्ट, यानी 2016 का जो एक्ट है उसके अनुसार वेस्ट को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें 3 कैटेगरी बांटा गया है, एक वेट वेस्ट यानी गीला कचरा, दूसरा ड्राई वेस्ट सूखा कचरा, और तीसरा आपका है डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट घरेलू खतरनाक कचरा, जैसे मोबाइल से टूटे हुए पार्ट्स, थर्मामीटर के टूटे हुए पार्ट्स, CFL बल्ब्स, या बहुत सारे आपके घर में आज आप डेली लाइफ यूजेज में बहुत सारे ऐसे सामग्री है जिससे हजार्डस वेस्ट का एक्सट्रैक्शन होता है, निष्कासन होता है, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से हमारे इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट करता है, संदूषित करता है, यहाँ तक कि ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित करने की में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये 3 प्रकार के वेस्ट में इसको डिवाइड किया गया, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी इसका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, स्पेशल प्रोविजन फॉर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन हिली एरिया, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट को लेकर के क्या प्रोविज़न किया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफिल शैल बी अवॉइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही इसका आंसर भी होगा, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफिल्स शैल बी अवॉइडेड, यानी हिली एरिया में लैंडफिल नहीं बनाना है, ये स्पष्ट रूप से मना किया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में। तो इसका आंसर ये ही होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडफिल शैल बी अवॉइडेड, जो हमारे हिली क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उस पर लैंडफिल साइड को नहीं करना, क्योंकि लैंड आप जानते हैं कि लैंडफिल साइड भारत में वेस्ट डिस्पोजल करने की एक अच्छी तरीका है और ज़्यादातर हमारे वेस्ट को इसी लैंडफिल साइड के माध्यम से डिकम्पोज किया जा रहा है। खास करके जितने भी हमारे विकासशील देश में हैं उसमें ओपन लैंडफिल साइड को काफ़ी प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा जितने भी हमारे विकसित देश हैं उसमें वेस्ट डिस्पोजल को लेकर के बहुत सारे के टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, जैसे इंसिनेशन, पायरोलाइसिस, ऑटो क्लेविंग, माइक्रो क्लेविंग, स्टीम क्लोविंग, बहुत सारे ऐसे प्रक्रियाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन विकासशील देशों में ज़्यादातर लैंडफिल साइट के माध्यम से ही वेस्ट को डिस्पोजल किया जाता है और लैंडफिल साइट से एक रंगीन द्रव निकलता है, जिसको प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत बार क्लियरफाई किया। उस लैंडफिल लिक्विड को क्या कहा जाता है आप बताएंगे, तो इसका आंसर होगा लीचेट। इसका आंसर क्या होगा, लीचेट होगा। और यही लीचेट ग्राउंड वाटर में मिलकर कंटेमिनेट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण एटाई डटाई जो कैडमियम की मात्रा अधिक होने के कारण, फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने के कारण, पारा की मात्रा अधिक होने से मिनी माता रोग और ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारी प्रायः देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट सवाल है, द BMW मैनेजमेंट रूल हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड फ्लोइंग, यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 का जो एक्ट आया है, पहले बायोमेडिकल वेस्ट कब 1998 में सबसे पहले बना, फिर इसमें संशोधन होकर के 2016 में इसका अलग रूल एंड रेगुलेशन को लाया गया है। तो इसमें किसको किसको शामिल किया जाता है, तो ब्लड डोनेशन कैंप शामिल होगा, चूँकि हमने पहले ही बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट 2016 के अनुसार 4 कंटेनर में बायोमेडिकल वेस्ट को रखा जाता है और बायोमेडिकल वेस्ट का कैटेगरी 10 होता है, 10 कैटेगरी में है और कंटेनर 4 होते हैं। तो 4 कंटेनर में इसको स्पष्ट रूप से रखा जाता है। तो ब्लड डोनेशन कैंप से जितने भी कचरा निकलेंगे उसको येलो कंटेनर में रखा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर्जिकल कैंप से जो भी निकलेगा उसको भी येलो कंटेनर में ही रखा जाएगा, येलो कंटेनर में रखा जाएगा। वैक्सीनेशन कैंप से जो निकलेगा वो भी आपको इसमें बहुत तरह के येलो में भी रखा जाएगा, प्लस में ब्लू कंटेनर में भी इसको रखा जाएगा, कुछ इसकी मात्रा को वाइट कंटेनर में भी रखा जाएगा
और कुछ को ब्लैक कंटेनर में भी रखा जाएगा। तो ऑल ऑफ दी एबव जितने भी हमारे वेस्ट है, चाहे सर्जिकल कैंप से निकलने वाले वेस्ट हो, ब्लड डोनेशन कैंप से हो या वैक्सीनेशन कैंप से हो, वे सब बायोमेडिकल वेस्ट का ही एक टाइप है। इसलिए इस आंसर क्या होगा, सभी आंसर इसका होगा। एक चीज़ और बता दें, बायोमेडिकल स्टोर को 48 घंटा से अधिक स्टोर नहीं किया जा सकता है, यह बायोमेडिकल वेस्ट 2016 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। तो बायोमेडिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज़ का आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इस तरह की व्यवस्था डिस्पोजल को लेकर के, बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर के किया जाता है। हजार्डस वेस्ट में आप जानते ही हैं कि जितने भी हमारे चाहे ई वेस्ट भी है तो वो भी हजार्डस वेस्ट में आएगा, बायोमेडिकल वेस्ट भी है वे भी हजार्डस वेस्ट में आएगा। इस सब हजार्डस वेस्ट का ही एक प्रकार है। नॉन हजार्डस के अंतर्गत MSW को रखा जाता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को नॉन हजार्डस के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बायोमेडिकल वेस्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, इन विच रूल ट्रेनिंग टू ऑल इट हेल्थ केयर वर्कर्स एंड हेल्थ वर्कर रेगुलरी। तो बायोमेडिकल मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं या उसमें काम करने वाले NGO के कर्मचारी हैं या वैसे लोग जो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हेल्थ से जुड़े हुए हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के तहत उन्हें ट्रेनिंग किया जाता है कि किस तरह से बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट, सीग्रेट और डिस्पोजल किया जाए। इसको लेकर प्रॉपर जो रूल एंड रेगुलेशन से उन्हें अवगत कराया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, BMW मैनेजमेंट रूल 2016। नेक्स्ट सवाल, इन विच रूल एस्टेब्लिश्ड ए बार कोड सिस्टम फॉर बैग। बार कोड सिस्टम BMW मैनेजमेंट रूल 2016 में ही स्थापित किया गया है। ये पहले कब आया था, बताया गया है आपको 1998 ईस्वी में, 1998 में इसको लाया गया। फिर इसमें संशोधन करके 2016 में इसको लाया गया। 4 प्रकार के कंटेनर होते हैं और 10 प्रकार के वेस्ट होते हैं, जिसको 4 प्रकार के कंटेनर में रखा जाता है। इसके डिस्पोजल की अगर बात करें तो इंसिनेशन, पायरोलाइसिस, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोक्लेविंग से आप बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इन BMW मैनेजमेंट रूल 2016 विच आइटम इन फेजेज आउट। तो इसमें क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग को भी रखा जाता है, ग्लोव्स को भी रखा जाता है एंड ब्लड बैग को भी रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी होगा। ब्लड बैग्स कहाँ रहेगा, आप येलो बैग के अंतर्गत इसको रखेंगे। येलो कंटेनर में ब्लड बैग को रखा जाता है। ग्लव्स, जो कोविड-19 के दौरान ग्लव्स PPT, कोविड-19 के दौरान ग्लव्स PPT का निष्कासन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ, तो इसके लिए भी येलो बैग कंटेनर का ही प्रयोग किया जाता है। और येलो बैग कंटेनर में जितने भी हमारे वेस्ट होते हैं उसको इंसिनेशन मेथड से, जिसकी टेम्परेचर 900 से 1100 डिग्री C होता है, इतनी बड़ी टेम्परेचर में आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो एक अच्छी तकनीकी है जिसको इको फ्रेंडली तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PRO। तो PRO का फुल फॉर्म होता है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट सवाल, इन ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल व्हाट इज़ द ब्राउट। तो कम्पैक्ट फ्लोरेसेंस, इसको CFL बोलते हैं, CFL बल्ब को इसमें शामिल किया गया है। ये हाल ही का अपडेट है जिसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट 2016 जारी किया गया, उसमें CFL को भी रखा गया है। मरकरी से जितने बने हुए लैंप है उसको भी इसमें शामिल किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, C होगा, A and B। नेक्स्ट सवाल, EPR मीन्स क्या होता है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व इसका मीन्स होता है। जितने भी अभी एक्ट बने, चाहे ई वेस्ट 2016 का एक्ट हो, BMW 2016 का एक्ट हो, SMW 2016 का एक्ट हो, सब में EPR को मेंशन किया गया है। यानी अब जो प्रोड्यूस करेंगे वेस्ट का, उसका कुछ रिस्पॉन्सिबल होगा कि किस तरह से उसको सेग्रीगेट करेंगे और डिस्पोजल करने में क्या उनकी भूमिका होगी। इसको लेकर के जितने भी भारत सरकार के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के एक्ट लाया गया, उस सब में EPR को काफ़ी महत्व दिया गया है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, द फेज वाइज कलेक्शन टारगेट फॉर ई वेस्ट
इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा, चूँकि 30% वेस्ट जनरेटेड फॉर फर्स्ट 2 ईयर ई वेस्ट को लेकर के अगर बात किया जाए तो 40% वेस्ट जनरेशन 3rd एंड 4th ईयर, तीसरे और चौथे साल में हुआ। 50% वेस्ट जनरेशन 5th एंड 6th ईयर में किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। हाउ मच द जनरेटेड कंस्ट्रक्शन एंड रेगुलेशन वेस्ट इन एनुअल, तो 530 मीट्रिक टन इसका आंसर होगा। कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन को लेकर के C&D को लेकर के 2001 में एक्ट लाया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसमें संशोधन हुआ और ये संशोधन 2016 के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। इसमें बड़े उत्पादक और छोटे उत्पादक को रखा गया जो प्रतिदिन 20 टन वेस्ट जनरेट करता है, जिसका संबंध कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्ट से है, तो उसको स्मॉल प्रोड्यूसर कहा जाता है। और जो साल में 300 टन वेस्ट जनरेट करता है उसका संबंध बड़े प्रोड्यूसर से है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 530 मीट्रिक टन। नेक्स्ट सवाल, द कंस्ट्रक्शन एंड रेगुलेशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन डेटेड, तो 29 मार्च 2016 से इसको लागू किया गया। पहले 2000 से था, 2001 में था, इसको संशोधन करके 29 मार्च 2016 से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल, इन ए कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन लार्ज जनरेटर, तो अभी हमने बात किया कि 20 टन इन 1 डे जो एक दिन में कर रहे हैं 20 टन, और 300 टन मंथली कर रहे हैं, उनको क्या माना जाता है? लार्ज जनरेटर माना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट सवाल, लार्ज जनरेटर शैल बी जनरेटेड वेस्ट इनटू हाउ मेनी स्ट्रीम, तो 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। इसका आंसर होगा 17 नंबर सवाल, द लार्ज जनरेटर शैल पे द रिलेवेंट चार्ज फॉर, लार्ज जनरेटर को क्या करना है? कलेक्शन के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रथम चरण होता है, फर्स्ट चरण मेरा क्या है? कलेक्शन है। और हमारे 70% जो एक्सपेंडिचर होती है, टोटल जो खर्च होता है वेस्ट मैनेजमेंट को, तो उसका 70% आपको कलेक्शन में ही चला जाता है। कलेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन सेकंड चरण है, जिसमें आप जानते हैं कि 2 प्रक्रिया होती है, एक हाउलेड मेथड, हाउलेड कंटेनर, और दूसरा क्या होता है? स्टेशनरी कंटेनर। ये दोनों को आप जानते हैं। तो हाउलेड क्या होता है? मूविंग कंटेनर होता है, यानी इसमें चक्का लगा हुआ रहता है। आप देखे होंगे म्यूनसिपैलिटी क्षेत्रों में, पटना में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर इस तरह की स्थिति है। एक मूविंग होता है, चक्का उसमें लगा रहता है इस तरह से, और इस तरह से बना हुआ रहता है। और बड़े ट्रक में या जो भी वेस्ट हमारे व्हीकल्स हैं उसमें इसको रखा जाता है, फिर नेक्स्ट हॉलेड कंटेनर को उसी स्थान पर रख दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छी तकनीकी है। तो ट्रांसपोर्टेशन में कलेक्शन एंड डिस्पोजल को लेकर के खास तौर पर आप जानते हैं कि लैंडफिल साइट का प्रयोग किया जा रहा है। लैंडफिल साइट का ही भारत में प्रयोग किया जा रहा है। और अभी आप दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जो प्रकरण है, जो 1-2 दिन पहले घटित हुआ, आप जानते ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार केजरीवाल जी के द्वारा जो दिल्ली के ओखला में, वजीराबाद में, गाज़ियाबाद में जो कचरे के ढेर बने हुए हैं, उसको लेकर के संवेदना जाहिर किया गया है। तो एक बहुत बड़ी बात है, और कि हमारे इन्वायरमेंट में वेस्ट का दुष्प्रभावित करने में वेस्ट का क्या योगदान होता है, उसको लेकर के इस तरह की जो अवेयरनेस फैल रहा है, जागरूकता आ रही है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो नेक्स्ट सवाल है, हाउ मैनी सिटी प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल फैसिलिटी विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल नोटिफिकेशन दिस रूल, 0.5 to 1 मिलियन, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि जिस म्यूनसिपैलिटी क्षेत्र की जनसंख्या 0.5 to 1 मिलियन है, वहाँ 2 साल के अंदर आपको 2 साल के अंदर वहाँ पर डिस्पोजल फैसिलिटी की व्यवस्था कर देना है। और जहाँ पर लेस देन 0.5 मिलियन है, वहाँ आप 3 साल में भी कर सकते हैं। 0.5 मिलियन है, लेस देन 0.5 मिलियन, वहाँ पर 3 साल के अंतर्गत भी कर सकते हैं। ये मेंशन स्पष्ट रूप से किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.5 to 1 मिलियन वाले में आपको 2 साल के अंतर्गत कर देना है। नेक्स्ट सवाल, इन इंडिया 1 डे हाउ मच टन बायोमेडिकल वेस्ट आर जनरेटेड एवरी डे, 614 मीट्रिक टन। एक चीज़ और
आपको सूचित कर देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे किताब में जो आंकड़े हैं, चाहे बुक में चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो मिल रही है, उसके ऑथेंटिक को लेकर के हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि रेगुलरली एनुअली जिस तरह से बजट और आर्थिक सर्वे आते हैं, वैसे वेस्ट मैनेजमेंट के आंकड़े, वेस्ट के आंकड़े हमारे पास नहीं आते। अगर इसकी प्रामाणिकता को आपकी जांच करना है तो आप CPCB केंद्र में और स्टेट में SPCB की वेबसाइट पर जाकर इसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आंकड़ा से संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड चीज़ है और इसकी एक्चुअल मात्रा को काउंट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए एग्ज़ाम में इसकी संभावनाएं बहुत कम है, तो आप ध्यान रखेंगे। लेकिन चलिए, अब सवाल इसी तरह से यूँ ही अगर आ ही गया है तो 614 मीट्रिक टन होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। हालांकि एग्ज़ाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल की संभावनाएं नगण्य है, 0% है। नेक्स्ट सवाल, ड्यूरिंग कोविड-19 वेस्ट इन द पास्ट 1 ईयर टिल डे मई 10, 2021 हाउ मच टन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड एवरी डे? 126 टन। पहले ही बोले कि आंकड़ा फैक्ट पर हमको ध्यान नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल, एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल इन द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लास्टिक बैग हैज़ बीन इंक्रीज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लास्टिक वेस्ट से इस बार सवाल आपको आने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई 2022 से भारत में 19 प्रकार के प्लास्टिक से बने हुई सामग्री को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 19 प्रकार की प्लास्टिक है, जिसमें प्लास्टिक के कटलरी कप, प्लास्टिक के झंडा में लगने वाले जो हैंडल होते थे, 19 प्रकार के जो आइटम्स है, 19 प्रकार के आइटम्स को आप प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें क्या क्या स्थिति है वो CPC के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर 40 से 50 माइक्रोन, 50 माइक्रोन से कम थिकनेस की प्लास्टिक प्रयोग भारत में नहीं किया जाएगा। हालांकि इसकी मात्रा को, इसकी क्वालिटी को 31 दिसंबर 2022 तक 120 माइक्रोन करने का लक्ष्य रखा गया है। 120 माइक्रोन करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है भारत में। इस बात को ध्यान में रखेंगे 1 जुलाई 2022 से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 से 50 माइक्रोन किया गया था। नेक्स्ट सवाल, इन इंडिया हाउ मच प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड पर डे एज पर CPCB 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार 2500 टन। नेक्स्ट सवाल, इंडिया वाज द 5th लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ प्लास्टिक, 5वां सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्पादन करता है भारत। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में इसकी संभावना बनती है, 5 नंबर का है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट? जापान। जापान आपका सबसे बड़ा प्लास्टिक वेस्ट का उत्पादन करता है, तो इसका आंसर जापान होगा। इन 29 स्टडी फाउंडेड दैट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बॉडीज इंडिया रिसाइकल 60% प्लास्टिक वेस्ट को ही हम रिसाइकल कर पा रहे हैं। जहाँ तक रिसाइकिल की बात है तो आप पढ़ते हैं कि 4R अभी जो वो चर्चा में रहता है, इसमें पहला है रीयूज एंड रिसाइकल। 3R होगा इसका। तो रीयूज का मतलब होता है उत्पादन को कुछ कम करना, रीयूज पुनः प्रयोग करना, और प्रयोग नहीं हो तो फिर रिसाइकिल किया जाता है। सबसे अधिक रिसाइकिल आयरन से बने हुए सामग्री का होती है, तो आयरन से बनी हुई सामग्री और स्टील से बनी हुई सामग्री का रिसाइकिल अधिक होता है। प्लास्टिक का हम लोग रिसाइकिल करते हैं, प्लास्टिक का भी हम लोग रिसाइकिल करते हैं। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, कागज़, पेपर, कार्डबोर्ड, एल्युमिनियम, लोहा, स्टील, ये सब आपको रिसाइक्लेबल योग्य सॉलिड वेस्ट हैं। अगर रिसाइकिल को लेकर के हम बात करें तो सबसे पहले किसी भी वेस्ट के LCO को जांच किया जाता है, लाइफ साइकिल एनालिसिस, यानी कौन सी चीज़ें की लाइफ साइकिल एनालिसिस सबसे अधिक होगी उसकी रिसाइकिल आप अधिक बार कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में 2 तरह के होते हैं, एक थर्मोसेट प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक।
एक थर्मोसेट प्लास्टिक और एक थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेट प्लास्टिक की अगर हम बात करें, थर्मोसेट प्लास्टिक को, तो उसको इच्छित आकार में आप नहीं ढाल सकते हैं। एक बार अगर उसको पिघला करके एक आकार दे दिया गया तो पुनः दूसरे आकार में उसको नहीं ढाला जा सकता है। इसको थर्मोसेट प्लास्टिक कहते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको बेकेलाइट, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टर से बने जितने भी हमारे प्लास्टिक है थर्मोसेट प्लास्टिक में आते हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक में आपको पीवीसी, पीईटी, एचडीपीई, हायर डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लोअर डेंसिटी पॉलीइथिलीन आते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये इसका 60% हम लोग क्या कर पा रहे हैं, अभी रिसाइकिल कर रहे हैं प्लास्टिक को। प्लास्टिक को कितने कर रहे हैं, 60%। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में जिसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, जैसे फूड वेस्ट। फूड वेस्ट हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया है कि फूड वेस्ट को कहाँ रखा जाता है, फूड वेस्ट को गार्बेज के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरह से आज का जो हमारा 25 क्वेश्चन था क्लियर हुआ। तो एक चीज़ और आप लोग करेंगे कि जो हमने इस वीडियो के शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और जो नोटिस इसमें बताया गया है परीक्षा नियंत्रक महोदय का, उसको पूरे बिहार में आप लोग आग की तरफ फैलाइए और बिहार से बाहर भी भेजने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लोग हैं उनको सही जानकारी मिल सके।